नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आप जानते हैं कि मैं आपके साथ बैंकिंग के बारे में बात करता हूँ और ये चैनल जो है ये खासकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए है। पिछले संडे हमने जो रिजर्व बैंक के गोल्ड लोन के रूल्स आए हैं उसके ऊपर इंट्रोडक्टरी बात की थी। मोटा मोटा क्या है इस गाइडलाइंस में, जो जून 6 को जो गाइडलाइंस आई है उसके बारे में हमने मेजर फीचर्स हमने कवर किए थे। लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स we did not discuss there. Today I would like to talk to you about the various critical issues which you should know, and there have been a lot of questions. I'm extremely happy when the video touches over at 600 views, for the simple reason there are 600 bankers who normally watch a video. Of course the average view time is around 70% of the video, यानी कुछ लोग देख के आधा ही छोड़ देते हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो चैनल है ये सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो सीनियर लोग हैं उनको बैंकिंग मैनेजमेंट में आसानी से कुछ तरकीबें समझ में आए, या डिफ़िकल्ट एक्सप्लेनेशन जो होता है आरबीआई के सर्कुलेशन में उसके बारे में एक व्यू दिया जाता है। मैं ये मानता हूँ कि ये व्यूज़ देने के बाद में आपको जो पॉलिसी लेवल पे डिसीजन लेने हैं वो लेना आसान होता होगा, और जो अदर बैंकर्स हैं उनके लिए भी इस वीडियो से हेल्प मिलती है कि जो सर्कुलर में दिखा गया है उसका इम्प्लीकेशन क्या आ रहा है। और बहुत सारी टॉपिक्स पे हम लोग बात करते हैं। कई बार हम लोग गेस्ट्स लेके आते हैं, उनसे बात करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं इंडस्ट्री के। सो ओवरऑल आपका रिस्पॉन्स इस चैनल के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। और मैं अब आप जानते ही होंगे कि मैंने ये चैनल मोनेटाइज नहीं किया है। मैं इसे कोई पैसा नहीं कमाता हूँ, ना मैं इसमें मेंबरशिप बढ़ने के लिए कुछ कोशिश करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। जो बैंकर्स हैं जो कुछ अच्छा जानना चाहते हैं उनके लिए ये चैनल है, तो हमें कोई कमर्शियल पब्लिसिटी वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट संडे का जो पार्ट 1 था, जिसमें मेरा मानना है कि ये सर्कुलर जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस बहुत सी जगह पे लाने वाला है। इतने सालों तक हम लोग गोल्ड लोन कर रहे थे, कुछ परेशानियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आप देखते हैं कि कई बैंकों में गोल्ड लोन के बारे में या तो फ्रॉड्स होते हैं या वैल्यूज़ बैंकों को चीट करते हैं। इसकी वजह ये है कि हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है, और इसीलिए रिजर्व बैंक ने कैटेगरिकली जिसको हम कहते हैं कहेंगे, दिस इज नॉट कम एज अ मास्टर डायरेक्शन। दे सिंपली हैव नोटिफाइड अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ बीआर एक्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट these guidelines are mandatory. Maybe probably next year they will convert this into a master direction. लेकिन मुझे जिस तरह के सवाल आ रहे हैं उसमें से लगता है कि बहुत सारा क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, और उसी के बारे में मैं आज बात करूंगा। और जो लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं, या तो ईमेल से पूछे हैं या फिर मेरे चैनल पे जिन्होंने सवाल दिए हैं, उन सब के बारे में मैं आज कुछ ना कुछ जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिएगा एंड तक। शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन this will be a game changer in terms of the fact if your bank is trying to focus on gold loan, what are the worries and what are the serious key areas you need to look for. Apparently it appears that gold loan was one of the cakewalk for the urban cooperative banks. It is no longer so. It is it is now increasing the operational cost and compliance function. So आपको बहुत केयरफुल रहना है। हालांकि ये सर्कुलर 1 अप्रैल 2026 से अप्लाई होने वाला है। आपको सफिशिएंट टाइम है। बेस्ड ऑन दीज गाइडलाइंस, व्हाट आर दी policy modifications which you can make in your gold loan policy. So I'll touch base upon the areas which were not covered last time, and would like to focus on those areas where you should know with more clarity or as to what it links. थोड़ा आगे पीछे हम मूव करते रहेंगे पूरे सर्कुलर के गाइडलाइंस के बारे में। आप तो जानते हैं ये जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में उन्होंने यही कहा कि जो लेंडिंग प्रैक्टिस है उसको होमोजेनसली हमें अप्लाई करना है, और रिजर्व बैंक के बहुत सारे सेक्शंस इसमें अप्लाई हो गए हैं। और इस सर्कुलर के आखिरी में एक पेज है, और वो पेज आपको ये बताता है कि कौन से प्रीवियसली गोल्ड लोन के बारे में जो गाइडलाइंस
या एनबीएफसी को, कमर्शियल बैंकों को या अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को जो दिए गए थे, कौन से रिपील किए गए यानी कैंसिल कर दिए गए, दोज गाइडलाइंस would no longer be valid typically from 1st of April, the date of effectiveness of this guidelines. इसमें दो कन्फ्यूजन फिर होती हैं कि भाई पुराने गाइडलाइंस चालू रहेंगे क्या? तो प्रैक्टिकल आंसर है नो। आपको ये गाइडलाइंस, क्योंकि इसमें अडॉप्शन का टाइम जो दिया है वो कल से भी आप कर सकते हो, अगर आपके बैंक के पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज है, तो ये दीज गाइडलाइंस यू कैन इम्प्लीमेंट, बट दी लेटेस्ट डेट विल बी दी 1st of April 2026. It would mean that the circulars which have been repealed are effective from the date of issuance. अभी रिपील में क्या क्या हो रहा है आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो रिपील हो गई, जिसके बारे में मुझे सवाल भी आ गया है, वो है बुलेट रीपेमेंट ऑफ लोन। इन्होंने इस बार व्याख्या कर दी है बुलेट रीपेमेंट ऑफ लोन्स के बारे में। क्या व्याख्या की है कि जो लोन का पूरा पैसा मैच्योरिटी डेट के बाद पूरा आ जाता है इंटरेस्ट के साथ, दैट इज अ बुलेट रीपेमेंट। तो इसमें क्वांटम क्या होना चाहिए? आप जानते होंगे कि पुराना जो गाइडेंस था उसमें 2 लाख से 4 लाख की अमाउंट बढ़ाई गई थी। मैंने कहीं पिछले वीडियो में शायद गलती से 5 लाख कह दिया है, लेकिन जो अच्छे बैंक है एफएसडब्ल्यू में, प्राइवेट सेक्टर का जो ये पूरा करते हैं, इतने ये सब बैंक जिनको ये क्लैरिटी है, वो सब बैंक 4 लाख तक बुलेट पेमेंट कर सकती थी। लेकिन ये जो बुलेट पेमेंट का जो 2023 का गाइडेंस था, जिसमें 2 लाख की अमाउंट 4 लाख कर दी गई है, वो सर्कुलर रिपील हो गया है। वो सर्कुलर रिपील हो गया है, उसका मुझे लगने वाला मतलब ये है कि बुलेट रीपेमेंट के लिए आपको अपर कैप नहीं है। अपर कैप 2 जगह पे है, वो भी मैं बात करूंगा, जैसे सर्कुलर की क्रिटिकल पॉइंट्स में मैं आगे बात करूंगा। इसका मतलब ये है कि क्या आप बुलेट पेमेंट 2 करोड़ का दे सकते हो, 5 करोड़ का दे सकते हो? तो उसमें कैवेट क्या आता है कि 2.5 लाख के ऊपर अगर आप गोल्ड लोन दे रहे हो तो आपको पूरा क्रेडिट अप्रेजल करना है बेस्ड ऑन योर क्रेडिट पॉलिसी एंड रिस्क मैट्रिक्स। सो दैट इज हो गई अप्रेजल की बात। 2.5 लाख तक मत करो, 2.5 लाख के ऊपर जो भी आप गोल्ड लोन दोगे, वेदर इट इज बुलेट और अदरवाइज, इट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रॉपरली अप्राइज्ड। इसका मतलब ये हो गया कि बुलेट रीपेमेंट ऑफ लोन्स के बारे में जो हम लोग एक अपर कैप लेके चलते थे, वो गायब हो गया है। इसका दूसरा मतलब ये है कि ईच इंडिविजुअल बैंक हैज टू सेट इट्स ओन लिमिट फॉर द मैक्सिमम क्वांटम अंडर बुलेट रीपेमेंट। अभी आप लिमिट जब फिक्स करोगे, 2.5 लाख के ऊपर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। 2.5 लाख इज 2.5 लाख इज एन एवरेज अमाउंट दैट यू कैन कीप एज अ लिमिट। इसके ऊपर अगर आप रखना चाहते हो तो यू नीड टू हैव सम अप्रेजल मैकेनिज्म फॉर लोन अबाउट 2.5 लाख, जिसको क्रेडिट अप्रेजल पूरा करना है। उसके हिसाब से यू हैव टू इंश्योर दैट दी बोरोअर हु इज कमिंग फॉर अ बुलेट रीपेमेंट, से फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख रुपीज, you need to go for a detailed credit appraisal. What is the source of payment after the period of maturity? That is the key thing that is required to be established in the note that you intend to do. So as far as bullet repayment is concerned, that is a key thing which I feel has moderated. जो बुलेट रिपेमेंट का लिमिट वाला जो सर्कुलर था वो रिपील हो गया है। जो 2023 का सर्कुलर है वो बुलेट रिपेमेंट का रिपील हो गया। इसका मतलब ये है लिमिट यू डिसाइड, यू सेट। हालांकि गोल्ड लोन के बारे में दूसरी भी एक चीज आती है कि उन्होंने इसमें 2 चीजें करवाई है। एक चीजें करवाई है गोल्ड लोन के सामने, कंजम्पशन लोन जो 2.5 लाख तक होगा, और जो उन्होंने कहा है कि इनकम जनरेटिंग लोन जो कि आप बिजनेस को देते हैं, which can be business, which can be a bullet or non bullet as well, there is no limit। जैसा कि किसी ने पहले कहा था कि अगर आप इनकम जनरेटिंग लोन लेते हो और आप ये कोलेटरल लेना चाहते हो, क्या ये वर्किंग कैपिटल को ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि एसओडी के लिए क्या है। एसओडी का मतलब मुझे भी पता नहीं था, उनके बैंक की कोई टर्मिनोलॉजी होगी। लेकिन ये क्या ओडी के लिए चल सकता है? मेरा मानना है यस, चल सकता है, क्योंकि इन्होंने टाइप ऑफ लोन्स के बारे में कहीं रिस्ट्रिक्शन दिए नहीं है। अगर आपको लगते हैं तो मुझे पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। मुझे तो नहीं लगते हैं। इसका मतलब ये जो ओवरड्राफ्ट लिमिट हम पहले नहीं देते थे वो हम दे सकते हैं। उसकी 2 वजह मुझे लगती है। एक वजह ये है कि आपको अगर गोल्ड लोन ओवरड्यू हो रहा है तो गोल्ड लोन ओवरड्यू होने के पहले जैसे आप रिन्यूअल करते थे, उसका इंटरेस्ट रिकवर करके उसको दूसरा नया लोन देते थे, वो लीगलाइज हो गया है।
पहले उसको लीगलाइज नहीं माना जाता था, क्योंकि जो एक सर्कुलर है जिसके बारे में उन्होंने इरेगुलर प्रैक्टिसेस का जो सर्कुलर शायद 24 में निकला है, वो कैंसिल नहीं किया है, वो है उसमें। और उसी सर्कुलर में अगर आप देखेंगे तो वो ये कहते हैं कि गोल्ड लोन देने के बाद में वो रिपेमेंट के लिए जब जब एनपीए होता है उसी वक्त पे वो आता है, एनपीए होने के वक्त ही पैसा देने के लिए आता है। सो दैट वाज कंसिडर्ड एज ए इरेगुलर प्रैक्टिस, बट now it is not a irregular practice because you are allowed to do a renewal by payment of interest। लेकिन उसमें चीज ऐसी है कि एनपीए होने के बाद में रिन्यूअल नहीं है बॉस। एनपीए होने के बाद में रिन्यूअल का प्रोसेस इसमें कहीं पे भी लिखा नहीं गया। इसका मतलब ये है कि एनपीए होने के पहले आप रिन्यूअल कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। दैट इज नाउ अ लीगल प्रैक्टिस। हालांकि अर्लियर सर्कुलर में था कि वो प्रैक्टिस इज व्यूड एज एन इरेगुलर प्रैक्टिस, जो सर्कुलर मैं कह रहा हूँ कि वो कैंसिल नहीं किया है। लेकिन ये जो कंडीशन है रिन्यूअल की, ये इस सर्कुलर में क्लियर कट आई है। इसका मतलब ये है कि वो सर्कुलर रिपील नहीं हुआ है, लेकिन इस एलिमेंट के लिए यहाँ पे, यानी रिन्यूअल के एलिमेंट के लिए यहाँ पे रिलीफ आता मुझे नजर आता है। सो इनकम जनरेटिंग लोन और कंजम्पशन लोन आर द टू थिंग्स विच आर वेरी क्लियरली टू बी इंटरप्रिटेड इन अ सिंपल फैशन। दूसरी बात यह है कि आप जब गोल्ड लोन दोगे तो आपको ऑर्नामेंट्स के ऊपर ही देना है। ऑर्नामेंट का डेफिनेशन जो इतने दिनों तक नहीं था, वो उन्होंने सिंपल कर दिया है कि जो आदमी या औरत पहन सकती हैं एनी गोल्ड पीस विच यू कैन वेयर बाय वे ऑफ अ लॉकेट और मंगलसूत्र और हाथ का कड़ा, जो भी है जिसको ऑर्नामेंट कहा जाता है, जिसको ह्यूमंस वेयर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डेकोरेशन, दैट इज एन ऑर्नामेंट। इसका मतलब ये है कि गोल्ड बुलियन को आपको पहले भी नहीं देना था, अब भी नहीं देना है। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लाई है कि वो कहते हैं कि प्राइमरी गोल्ड और प्राइमरी सिल्वर में वो ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं, अदर जिसमें बिजनेसमैन को भी आप लोन दे सकते हैं। बिस्किट और बार के ऊपर लोन देना अलाउड नहीं है। कॉइन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि आप गोल्ड कॉइन 50 ग्राम के ऊपर नहीं ले सकते हो प्लेज के लिए। 50 ग्राम के अंदर गोल्ड कॉइन्स अगर आते हैं, इसका मतलब ये 10 ग्राम के 5 कॉइन्स, दैट्स अ लिमिट। देयर इज अ लिमिट फॉर द सिल्वर ऑर्नामेंट्स ऑल्सो। दूसरी बात यह है कि आपको क्रेडिट पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ेगी। इसमें ये क्या होगा, तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होंगी, क्योंकि इसमें ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स के लिए जो रिस्ट्रिक्शन दिया है वो ऐसा है कि आप बोरोवर से, सिंगल बोरोवर से 1 किलो के ऊपर सोना नहीं ले सकते हो। 1 किलो का जो वैल्यूएशन होगा उसके ऊपर आप लोन दे सकते हो एलटीयू पकड़ के। यानी इसमें आपको इंटरनल लिमिट सेट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ वन, दैट इज एक्सपोजर लिमिट दैट योर नेटवर्थ और टायर 1 टायर 2 कैपिटल परमिट्स, and then the value of 1 kg gold loan as and when applicable. It cannot go beyond 1 kg gold ornaments। और सिल्वर ऑर्नामेंट्स के लिए उन्होंने 10 kg का रिस्ट्रिक्शन रखा है, और कॉइन्स के लिए उन्होंने 50 ग्राम के कॉइन्स और सिल्वर के लिए 500 ग्राम के कॉइन उन्होंने रखे हैं। नाउ दिस बेसिकली लिमिट्स योर बिजनेस जनरेशन एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज, क्योंकि गोल्ड लोन आज भी रिजर्व बैंक ये मानता है और बैंकर्स भी मानते हैं कि गोल्ड लोन इज अ लोन इन केस ऑफ एन एक्सट्रीम इमरजेंसी। एक्सक्लूड कपल ऑफ बिजनेस लोन्स, जैसे वर्किंग कैपिटल लिमिट अगर आप किसी ज्वेलर को देते हैं या ट्रेडर को देते हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि वो ऑर्नामेंट्स के अलावा आपके पास कुछ प्लेज नहीं करता है, क्योंकि ये ज्वेलर्स जो है, जो मैन्युफैक्चर भी करते हैं, वो गोल्ड बुलियन यानी बिस्किट्स और इस फॉर्म में लेते हैं। वो वैल्यू आपके स्टॉक स्टेटमेंट में नहीं होनी चाहिए। सो इन केस ऑफ अ रिवॉल्विंग लिमिट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। देयर हैव बीन लॉट ऑफ यूनिट्स of big jewelers, and then the Reserve Bank of India does not view lending to these jewelry manufacturers so comfortably, because they understand that there is a lot of speculative transactions these jewelers undertake. And then there is one more restriction, that these jewelers
undertake BC kind of thing, and then there are monthly deposits, and they also lend onward lending to the individuals as a money lender. सो इन लोगों को आपको पैसा नहीं देना है, टालो, अगर है तो रिलेशनशिप एग्जिट करो, बिकॉज आई सी लॉट ऑफ थ्रेट फ्रॉम द रेगुलेटर इन टर्म्स ऑफ योर लिमिट्स विच आर विद दीज gold loan jewelers or shop owners. So that's one thing which I feel you need to have a clarity. दूसरी चीज़ ऐसी है कि आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पॉलिसी फॉर द गोल्ड लोन आपको डिफाइन करनी है. ये जब आप डिफाइन करोगे तो आपको आपकी जो वैल्यूज है उनको किस तरह से अपॉइंट करोगे, उनका क्राइटेरिया क्या होगा फॉर वैल्यूएशन इन योर बैंक. And I had stated in the last video that it's possible for a certain value, beyond certain value, you can go for 2 valuers certification. That is extremely important. And then documentation के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, ये डायरेक्शंस पूरे आपके जो लोन का एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट में आना चाहिए, क्योंकि ये यूनिक कंसिडरेशन है. जैसे कि आपका वैल्यूएशन ऑक्शन करने का, जब बोरोवर पैसा नहीं भरता है तो जो ऑक्शन का प्रोसेस है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए. और आपके इसमें ट्रिगर्स क्या है रिकॉर्डिंग की, ये आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कंप्लीटली मेंशन्ड होने चाहिए. और एक चीज़ इसमें आपको ऐड करनी है, वो ये है कि आप फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, इंस्पेक्शन और अदरवाइज इवन चेकिंग द वैल्यूएशन ऑफ द गोल्ड लोन कैन ओपन द गोल्ड पैकेट्स इन प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस हु इज़ नॉट द बैंक्स एम्प्लॉय. बाहर का विटनेस चाहिए, उसके सामने ये पैकेट खोल सकते हो. अगर आपको कहीं डिस्क्रिपेंसी आती है या सरप्राइज इंस्पेक्शन में खोला जाता है, तब आपको आप ये खोल सकते हो विद अ थर्ड पार्टी विटनेस हु इज़ नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द बैंक, इज़ व्हाट is being stated here. That's extremely important for you. और डिटेल्ड असेसमेंट आपको करना है, ये मैंने आपको बताया है. एग्जिस्टिंग लोन के बारे में भी वो ये कह रहे हैं कि आपको पूरा असेसमेंट अच्छी तरह से करना पड़ेगा. और लोन टू वैल्यू के बारे में कुछ चीज़ें कही गई है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा है कि जो गोल्ड जो इंस्ट्रूमेंट होंगे आपके गोल्ड लोन के, वो 22 कैरेट के ऊपर होंगे. 22 कैरेट का क्यों रेफरेंस दिया गया है, उसकी वजह है, क्योंकि 22 कैरेट का रेफरेंस ऐसा है. कैरेट इज व्हाट? कैरेट इज अ सिस्टम ऑफ मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड. और ये 22 कैरेट क्यों कहा गया है, 24 कैरेट क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ना, वो लचीला होता है, सॉफ्ट होता है, उसमें ऑर्नामेंट नहीं बन सकते. हालांकि बिस्किट के सामने आपको लोन देना ही नहीं है. तो वो ये कहते हैं कि 22 कैरेट का आप गोल्ड लोन पकड़ लो जो 91.67% प्योर होता है. 24 कैरेट का गोल्ड लेने 99.99% प्योर. अभी 24 कैरेट का जो गोल्ड है उसको 24 पार्ट में बांटा गया है. तो जब भी आप ये कैरेट्स की बात करते हो, तो कैरेट्स की बात करने के लिए आप जानते होंगे कि 24 कैरेट के गोल्ड जो होता है वो सॉफ्ट होता है, मेलेबल होता है, और नॉर्मली इसको डेली यूज़ में नहीं लाया जाता है. आपको देना क्या है, लोन किसके सामने देना है, ऑर्नामेंट के सामने देना है. तो ऑर्नामेंट 22 कैरेट के डायरेक्शन में क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें 22 कैरेट पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड होता है. 24 कैरेट में 22 कैरेट प्योर गोल्ड होता है, और जो 2 पार्ट्स होते हैं मेटल के, अलॉयज के, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिसमें कॉपर हो सकता है, निकल होता है, हो सकता है पेट्रोलियम हो सकता है. ये 2% होगा, 22% प्योर गोल्ड एंड देन अदर अलॉयज. That makes it hard, that enables the designer to make design out of this. Then there are 18 कैरेट गोल्ड लोन. 18 कैरेट के गोल्ड लोन का मतलब ये है कि 18 part of the 24 carat, 18 part is pure gold, and 6% 6 parts are other metals. Which are the other metals which I shared with you, like silver, nickel, zinc and palladium. ये जो अदर पार्ट होता है इन कंपोनेंट से बना हुआ होता है, जिससे ऑर्नामेंट बनाना और आसान हो जाता है. सो 24 कैरेट इज अ 24 पार्ट, एंड ऑफ द 24 पार्ट
यू आर गोइंग टू ग्रांट लोन्स फॉर अ 22 पार्ट। इसका मतलब ये है 22 कैरेट। अब ये 22 कैरेट के सामने एक सवाल ऐसा आता है कि 18 कैरेट का गोल्ड लोन होगा, तो उन्होंने ये कहा है कि 18 कैरेट का अगर ऑर्नामेंट होता है तो उसको 22 कैरेट में कन्वर्ट करके उसका वैल्यूएशन करना है। तो 18 कैरेट का गोल्ड वेट कितना है, तो उसका इक्विवेलेंट 20 कैरेट्स का आपको करके देना है। देन 14 पार्ट्स, 14 कैरेट जिसको कहते हैं वो 14 पार्ट आउट ऑफ 24, 14 पार्ट्स आर प्योर गोल्ड एंड 10 पार्ट्स आर other material which I have discussed with you. What are the methods of determining the gold carat? जैसे कि हॉलमार्क वगैरह है, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भी गोल्ड का वैल्यूएशन करते हैं। इसके ये 22 कैरेट कैसे अराइव होता है या किस तरह से अराइव होता है, ये शायद हमारा सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमें जाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज समथिंग विच has been already defined and you can read it anywhere from the Google as well. प्राइस आपको किससे कंपेयर करनी है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड या फिर हिस्टोरिकल स्पॉट गोल्ड प्राइस डेटा फ्रॉम सेबी रेगुलेटेड कमोडिटी एक्सचेंज। तो आसान क्या है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का जो प्राइस सोर्स होता है उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग में करना ज़रूरी है। और ये जो इसका वैल्यूएशन है, ये वैल्यूएशन क्वालिफाइड एसेट्स और वैल्यू से करना बहुत ज़रूरी है। आपकी वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी भी ट्रांसपेरेंट और ओपन होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट अबाउट द वैल्यूएशन दिस पर्टिकुलर सर्कल इज टॉकिंग अबाउट। दूसरी बात ये कही गई है कि आप जब गोल्ड लोन किसी को देते हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि these gold ornaments are belonging to the person or the borrower, and a suitable declaration has to be drafted. Accordingly, it has to be the loan has to be given. The owners can only avail a loan on the gold ornaments which are given. Of course, lender को आगे जाके इन्हीं जो गोल्ड प्लेस किया उसके ऊपर कोई फंड्स रेज करने की अथॉरिटी नहीं है। मैंने आपको ये भी कहा है कि जो वैल्यूएशन का मेथड होगा वो वैल्यूएशन की मेथड उन्होंने डिस्क्राइब की है। प्रीसीडिंग 30 डेज़ के बारे में वो बात करते हैं कि स्पेसिफिक प्योरिटी के लिए प्रीसीडिंग 30 डेज़ का प्राइसिंग आप पकड़ सकते हैं, पब्लिश प्राइसेस आप पकड़ सकते हैं। लोन टू वैल्यू रेशियो के बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि कंजम्पशन लोन के बारे में उनका ये कहना है कि 2.5 लाख तक जो लोन टू वैल्यू रेशियो होगा वो 85% होगा। 85% का मतलब ये कंजम्पशन लोन के लिए कि 100 रुपये का गोल्ड दिया अगर आपके पास है 22 कैरेट का है तो उसके 85% आप दे सकते हैं। 2.5 लाख के ऊपर अगर ये क्वांटम जाता है 5 लाख तक तो वो 80% है, और अगर आप 5 लाख के ऊपर जाते हैं तो वो 75% है। यानी 5 लाख के ऊपर कंजम्पशन लोन के लिए उन्होंने LTV दिया गया है, और ये LTV आपको अदर देन बुलेट पेमेंट्स के लिए भी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, आपकी पॉलिसी में डिसाइड करनी पड़ेगी। और मेरा ये मानना है कि अगर आप LTV जितना कम करेंगे उतना आपका रिस्क एलिमेंट कवर होते रहेगा। 70% विल बी अ कमेंसमेंट टाइप फॉर अ सिंपल रीजन कि आप 70% के ऊपर दो ही मत। इन शॉर्ट LTV का मतलब ये है कि आपका मार्जिन क्या होगा। मेरा ये मानना है गिवन दीज compliance issues and all these issues, I feel that you should go for a 70% margin to make it very simple and understandable for the entire functional community within your bank. दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने और एक ये कही है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रोसीजर है गोल्ड लोन की वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए अक्रॉस ऑल योर ब्रांचेस। कुछ ब्रांच कुछ कर रहा है, कोई ब्रांच कुछ कर रहा है, ये नहीं चलेगा। आपको जो आपका गोल्ड लोन का डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको रिव्यू करना है, इसमें ये टर्म्स उसमें ऐड करनी है, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई की फैक्ट स्टेटमेंट भी देना है जो आप रिटेल लोन के लिए देते हो, तो वो भी इसमें कवर होना चाहिए। और आपकी जो मेथोडोलॉजी होगी वैल्यूएशन की या फिर ऑक्शन की आपको डिस्प्ले करनी चाहिए आपके वेबसाइट पर। उसकी वजह ये है कि ये पैकेट कभी भी ओपन किए जा सकते हैं, ये भी उसमें क्लॉज होना चाहिए। विटनेस के बारे में उनका एक रिजर्वेशन है कि भाई
बैंक के अंदर का बंदा विटनेस करके आएगा तो वो चलेगा नहीं। जब भी आप ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लोन गोल्ड पैकेट अगर खोलते हो तो खोलने के लिए बाहर का विटनेस आपको लाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन, ऑक्शन प्रोसीजर्स और ये ओपनिंग आपके की फैक्ट स्टेटमेंट में सब आ जाना चाहिए आपको। ये कर देना चाहिए। अब की फैक्ट स्टेटमेंट की जब वो बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि की फैक्ट स्टेटमेंट का एक मिनिमम पीरियड होता है 3 दिन, कि आपको की फैक्ट स्टेटमेंट देने के बाद में 2 या 3 दिन के बाद आपको डिसबर्समेंट करना पड़ता है, बिकॉज द बोरोर हैज़ टू रीड द की फैक्ट स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड एंड देन साइन इट ऑफ। तो दिस इज गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस, क्योंकि गोल्ड लोन वाला बंदा तो भागते दौड़ते आता है और उसके पास टाइम नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप की फैक्ट स्टेटमेंट वर्चुअली उसी वक्त लोगे, लेकिन टेक्निकली इट इज़ नॉट अलाउड। टेक्निकली यू हैव टू ग्रांट दी फ्री लुक पीरियड इवन फॉर दी गोल्ड लोन बोरोवर्स, और आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि क्या लोन है, क्या लोन की क्वालिटी है, कैसा वैल्यूएशन किया है, ग्रॉस वेट क्या है। कि उसमें एक डिफिकल्ट कंडीशन ऐड हुई है, वो ये है कि ये जब आप सर्टिफिकेट बोरोर को दोगे तो आपको जो वो ऑर्नामेंट्स आपके पास प्लेज कर रहा है उसके पिक्चर्स निकालने हैं, इमेज, एंड देन इमेज यू हैव टू ऐड वन इमेज, यू हैव टू कीप इट यू। क्यों? उनका ये कहना है कि जो इमेज डॉक्यूमेंट्स में दी गई है उसी इमेज, वही ऑर्नामेंट्स आपको उन्हें वापस लौटाने बहुत ज़रूरी है। स्टोरेज के बारे में उनका एक स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस आया है। जिस ब्रांच में भी सेफ डिपॉजिट वॉल्ट नहीं है उसमें आपको ये गोल्ड लोन का जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी ऑफ द गोल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and if there is a loss that has to be compensated, and those policies are required to be defined by the bank। और ये गोल्ड लोन के बारे में जितना भी हैंडलिंग होगा वो एम्प्लॉयज़ ऑफ द बैंक का है। अब ये एम्प्लॉयज़ ऑफ द बैंक का मतलब ये है कि ऑफिसर ज़रूरी नहीं है, ही कैन बी एन एम्प्लॉय। यानी आप वो जो गोल्ड लोन के लॉकर में पैकेट्स रखते हो या ये करते हो, ये तुम्हारा कैशियर भी कर सकता है। Not necessary that the officer has to be accompanying at every point of time। आप जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो गोल्ड पैकेट ओपनिंग का जो कंडीशन आया है, जो जिस तरह से गोल्ड लोन के बारे में फ्रॉड्स हो रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, वो फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए देयर हैज़ टू बी अ सरप्राइज चेक, सरप्राइज वेरिफिकेशन, ऑडिट, इंस्पेक्शन, जो भी कुछ है वो सिस्टम आपको डिवाइस करनी चाहिए। और रिलीज़ करने के लिए भी उन्होंने कहा है, रिलीज़ करने के लिए ये कहा है कि इफ़ यू फेल टू गिव द डॉक्यूमेंट विद इन 7 days देयर इज़ अ फाइन ऑन यू, फाइन ऑफ ₹5,000 पर डे। एज अगेंस्ट दैट बोरोर अगर आपके यहाँ गोल्ड लोन रीपेमेंट करने के बाद अगर गोल्ड लोन छोड़ के जाता है तो उसका मतलब ये है कि आपको उसे सिर्फ नोटिस देना है, ईमेल देना है, पब्लिक ऐड देना है, उससे कोई फाइनेंशियल पेनल्टी आपको लेने की सहूलियत नहीं है। जो भी बंदा गोल्ड लोन रीपे करने के बाद गोल्ड का जो पैकेट है, ऑर्नामेंट का जो पैकेट है वो नहीं लेके जाता है, उसको आपको सिर्फ रिमाइंड करना है, पब्लिक नोटिस देना है। ही विल कीप ऑन ऑक्यूपाइंग हिज ऑर्नामेंट्स विल कीप ऑन ऑक्यूपाइंग इन दी सेफ डिपॉजिट वॉल्ट ऑफ द बैंक। यू कैन नॉट पीनलाइज देम। और सबसे चीज़ ऐसी है कि ऑक्शन के बारे में उन्होंने कुछ कंडीशंस दी है। उसमें एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लोकल लैंग्वेज में देना है। ऑक्शन की नोटिस आपको लोकल लैंग्वेज में देना है। आप उसको ऑक्शन की नोटिस दोगे बोरोर को 14 दिन की या 21 दिन की, 14 दिन इज एक्सेप्टेबल इन वेरियस एक्ट्स। तो 14 डेज का नोटिस देने के बाद में आपको पब्लिक नोटिस देना है। पब्लिक नोटिस के बगैर आप गोल्ड लोन ऑक्शन नहीं कर सकते। और पब्लिक नोटिस अपीयर होने के बाद 30 दिन के बाद आप ऑक्शन करो। और ऑक्शन के बारे में भी बहुत चीज़ें उन्होंने कही है उसमें ऑक्शन प्रोसीजर में। वो ऑक्शन प्रोसीजर में वो क्या कहते हैं कि आपको पब्लिक ऑक्शन में आपको ये सब भेजना है। मिनिमम नंबर ऑफ बिडर्स हो या 2 या 3 आने चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और जनरली ऑक्शन वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे जिस जगह पे गोल्ड लोन ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखे गए हैं। आप ऑक्शन नोटिस में डेट, टाइम और प्लेस ये सब आपको इन्फॉर्म करना है। अर्नेस्ट मनी आपको वो बिडर से लेना है। अर्नेस्ट मनी का क्वांटम क्या होगा विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द गोल्ड दैट यू इंटेंड टू
ऑक्शन, अभी इसमें इस ऑक्शन में क्या होता है, और एक चीज़ उसमें ये कही गई है कि कस्टमर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन। जो बैंक का कस्टमर होगा वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। H1 का कंसेप्ट से ही आपको ये ऑक्शन करवाना है। पेमेंट का टर्म जो है, इनिशियल अर्नेस्ट मनी लेते हैं तो 8 या 10 दिन के अंदर उसका पूरा पेमेंट आ जाना है। हाईएस्ट बिडर अगर पैसे नहीं देता है तो अर्नेस्ट मनी फॉरफिट करके आपको फ्रेश ऑक्शन में जाना है। गोल्ड इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू द सक्सेसफुल बिडर, और auction has to be conducted physically, and in subsequent attempts it can be conducted ऑनलाइन ऑल्सो। ये जो प्रोसेस होगा, ऑक्शन का आपका प्रोसेस होगा, ये भी आपको पब्लिक को बताना है। यू हैव टू पुट दिस ऑन दी वेबसाइट ऑफ द बैंक इज व्हाट इज बीइंग इंडिकेटेड। ऑक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही है। अगर गोल्ड में लॉस हो गया तो आपको कॉम्पनसेट करना है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि एक जो सर्कुलर है, जो सर्कुलर इरेगुलरिटीज इन द गोल्ड लोन जो 24 में आया था, वो रिपील नहीं हुआ है। बुलेट लोन का सर्कुलर रिपील हो गया है। तो बाकी के जो सर्कुलर जो है वो सब रिपील हो गए, लेकिन वो इरेगुलर प्रैक्टिस इन द गोल्ड लोन वो रिपील नहीं हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। बुलेट लोन के बारे में जो सवाल था, मैंने पिछले वीडियो में ऐसा कहा था कि 5 लाख है, ऐसा नहीं है। वो बुलेट लोन का क्वांटम जो है वो अगेंस्ट बुलेट लोन अगेंस्ट गोल्ड इज 4 lakhs, बट देन नाउ दैट सर्कुलर विच सेज द बुलेट लोन अमाउंट टू 4 lakhs, दैट सर्कुलर इज नाउ रिपील्ड। इसका मतलब मुझे ये लगता है कि बुलेट लोन के अंदर क्वांटम क्या होगा, बेस्ड अपॉन द रिस्क एपेटाइट द बैंक कैन डिसाइड। ये मैंने कहा 22 कैरेट 24 कैरेट 22 कैरेट के नीचे वाले गोल्ड लोन का वैल्यूएशन इक्विवेलेंट टू 22 कैरेट आपको करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अखिलेश ने कहा था कि सर्कुलर में वो 5 लाख का कहीं लिमिट कहीं नहीं लिखता। अखिलेश भाई आप ये सही थे, 5 लाख का क्वांटम कहीं नहीं लिखा गया है। इनफैक्ट ये बुलेट पेमेंट का जो सर्कुलर है वो रिपील ही हो गया, वो कैंसिल ही हो गया। इसका मतलब लिविंग एवरीथिंग टू द बैंक्स इज व्हाट द सर्कुलर इज। मुझे लगता है कि मैंने शॉर्ट मैंने फिर भी आधे घंटे का वीडियो हो गया, मुझे इतना लंबा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं था। फिर भी एक चीज़ों के बारे में मैं और एडिशनली आपको बताना चाहूँगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। मैंने आप जैसे आपको बताया कि आपकी कंप्लायंस और ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने वाली है। सिस्टम आपको रिवाइज करके, आपको टाइम क्यों दिया गया है, टाइम देने की मतलब ही यही है कि आपको पूरा ये जो झंझट है गोल्ड लोन का, ये आपको सिस्टमेटिकली बिल्ड करना है, उसका पब्लिक अवेयरनेस देना है। देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व इन कंप्लायंस। दूसरा ऐसा है कि इसमें लोन यील्ड का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें गोल्ड लोन की बढ़ोतरी में थोड़ी कमतरता आएगी, और अगर वो कमतरता को आपको हटाना है तो आपको एग्रेसिव कैंपेन करना पड़ेगा। अगर 2.5 लाख के ऊपर आपको क्रेडिट अप्रेजल या क्रेडिट नोट करना है, इसका मतलब ये है कि आपका ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ गया उसमें, क्योंकि अप्रेजल में टाइम तो आपका जाने ही वाला है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपका लोन वॉल्यूम कम हो सकता है। लेकिन मुझे ये जो लगता है, दिस इज अ गेम चेंजर फॉर द सिंपल रीजन देयर वाज इनिशियली सम फियर अबाउट दी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स अगेंस्ट गोल्ड। इसके बारे में कुछ रेफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाय installing checks and balances there can be a working capital limit also, but then you have to ensure that which are the things which are negative in this particular circular are properly taken care of if you are granting a working capital limit. It is more risky given these instructions. You should not grant OD against gold loan. You should not grant because of the obvious risks involved, and whenever you go for a hypothecation of gold loan, you have all the issues. You do not have control on the quality of the gold and everything. You do not have mechanism or people who will regularly check the gold stock in the jeweler shop. You should avoid the jewelers, lending to the jewelers, because you are not in possession of the gold. हालांकि अगर आपने वो वर्किंग कैपिटल लिमिट कोई अदर
सिक्योरिटी लेके रखी है, रियल एस्टेट वाली उसका दुकान या फ्लैट या ये कुछ लेके रखा है, एंड देन गोल्ड इज कोलैटरल इंट्रूशंस, नॉट इन द सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कुलर प्रिंसिपल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी, ये कंसेप्ट में अगर गोल्ड कोलैटरल हो जाता है एंड देन योर कैशक्रीट लिमिट इज कवर्ड बाय अदर टैंजिबल सिक्योरिटीज डिफरेंटली, I see that you are in a position to defend the case, because this is what worries the Reserve Bank of India, and then gold loan is one such element where lot of anti-money laundering activities can take place. हालांकि इंडिया में गोल्ड स्मगलिंग कम हुआ है, लेकिन गोल्ड स्टिल रिमेन्स समथिंग विच इज वी ऑल नीड टू बी वेरी ऑफ, and this as a product I do not see it will glitter in future because of these restrictions. Of course, these are all the actions which are initiated by Reserve Bank of India to protect the interests of the bankers. There are n number of instances which have occurred in gold loans, and it is precisely to insulate the banks this has happened. I hope I have tried to shed light on several queries which were asked last time on the part 1. Part 2 satisfies these queries is what my belief is. Even if you still have the questions, please do email the same to me. कई बार ऐसा होता है कि वो चैनल पे सवाल आते हैं, चैनल पे सवाल डिटेल में नहीं दिए जा सकते, 1 or 2 lines is what is possible, yes no टाइप आंसर आता है. अगर आप ईमेल करते हैं तो उसमें फिर डिटेल मुझे क्या लगता है ये मैं लिख के आपको उसका जवाब दे सकता हूँ. मुझे आशा है कि ये वीडियो आप पसंद करेंगे, और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, लाइकिंग द चैनल. प्लीज़ आस्क ऑल योर फ्रेंड्स एंड एवरीबडी to like, subscribe and share this channel. This is for the urban cooperative banks. Thank you so much for watching.